राजधानी रायपुर के अस्पताल और मेडिकल में आंखों की नकली दवा सप्लाई के गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बुधवार को राजधानी के अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर आंखों की नकली ड्रॉप को जब्त किया। टीम ने लाखों रुपए की नकली दवा, ब्रांडेड दवा की नकली पैकिंग मटेरियल को जब्त किया है। अब सवाल यह है कि कैसे इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया गया। रायपुर खाद्य औषधि विभाग की विजिलेंस टीम दवाओं पर नजर रखती है। खाद्य और औषधि नियंत्रक दीपक सोनी ने इस बारे में अफसरों को जरूरी निर्देश दिए हैं। विभाग को एक आई ड्रॉप की पैकिंग में संदेह हुआ तो ओरिजिनल आई ड्रॉप से पैकिंग का मिलान किया गया। ऐसा करते ही नकली आई ड्रॉप सप्लाई का बड़ा राज खुल गया। विभाग की टीम हरकत में आई। संदेह पुख्ता होने पर खाद्य और औषधि नियंत्रक दीपक सोनी ने टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। टीम छत्तीसगढ़ आई, अस्पताल के श्री साई मेडिकल स्टोर्स पहुंची। यहां जांच कर नकली MFCDI ड्रॉप को जब्त किया गया। राजधानी रायपुर के अस्पताल और मेडिकल में नकली आंखों की दवा सप्लाई के गोरख धंधे का पर्दाफाश खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने किया है। ड्रग विभाग की टीम ने बुधवार राजधानी के अलग अलग जगहों पर कार्रवाई में नकली आंखों के ड्रॉप को जब्त किया। लाखों रुपए की नकली दवा, ब्रांडेड दवा की नकली पैकिंग मटेरियल को जब्त किया गया है। विभाग में हमारे विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि एक ब्रांडेड कंपनी की आई ड्रॉप्स को नकली बेचा जा रहा है एक हॉस्पिटल में। तेलीबांधा में छत्तीसगढ़ आई हॉस्पिटल के अंदर में एक मेडिकल स्टोर है, श्री साई मेडिकल स्टोर। उस जगह से बेचने की सूचना थी तो टीम वहां जाकर जांच की। जांच के दौरान जो क्वेश्चन ड्रग था मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स है, MFCD आई ड्रॉप्स जो एक जावा कंपनी बनाती है, उसका वहाँ विक्रयार्थ संग्रहण मिला था। तो उसका हमने जांच के लिए सैंपल ले लिया है और जो क्वांटिटीज़ वहाँ जो थी सेलेबल क्वांटिटी उसे सीज कर लिया। रायपुर औषधि विभाग ने यह कार्रवाई की है। इसमें नकली आई ड्रॉप बनाने का रैकेट पकड़ा गया है। सस्ती दवा को ब्रांडेड दवा की पैकिंग में बेचा जा रहा था। शकुंतला डिस्ट्रीब्यूटर के ठिकाने पर भी कार्रवाई की गई है। शकुंतला डिस्ट्रीब्यूटर से ब्रांडेड दवा की पैकेजिंग का मटेरियल भी जब्त हुआ है। शकुंतला डिस्ट्रीब्यूटर्स के संचालक के द्वारा पंडरी स्थित AR प्रिंटर से नकली प्रिंट मटेरियल छपवाया जाता था। शकुंतला डिस्ट्रीब्यूटर्स के संचालक के द्वारा हिमाचल प्रदेश में निर्मित औषधि AVMOX D औषधि के लेबल को हटाकर MFCDI ड्रॉप का लेबल लगाया जाता था। नकली दवा के मामले पहले भी आए हैं, लेकिन कठोर कार्रवाई नहीं होती। नकली दवा से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान होता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत सारी नकली दवाइयों के कारण स्वास्थ्य दुर्घटनाएं सब जानते हुई हैं और सब जानते हैं कि नकली दवाइयों के कारण स्वास्थ्य दुर्घटनाएं हुई, नेत्रकांड हुए। जो ट्यूबेक्टमी वाले पेशेंट थे बिलासपुर में, उनकी भी महिलाओं की मृत्यु हुई, लेकिन जांच किसी सिरे तक नहीं पहुंची। नकली दवाइयों का माफिया इतना बड़ा है कि वो जांच तक नहीं, तह तक नहीं पहुंचने देता और कहीं ना कहीं से वो लोग छूट जाते हैं। पहले भी हम लोग देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं। दुखद बात यह है कि छत्तीसगढ़ नकली दवाओं का एक बड़ा हब है। छत्तीसगढ़ आई अस्पताल के संचालक डॉक्टर अभिषेक का कहना है कि अस्पताल इस ब्रांड की दवा लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं आई। ड्रग विभाग ने जो कार्रवाई की है वो डिस्ट्रीब्यूटर का विषय है। हमारी इसमें कोई गलती नहीं। और हमने ये वाली दवा स्टॉकिस्ट से ली तो ब्लेम बेसिकली स्टॉकिस्ट को होना चाहिए, नॉट अस। मैंने तो मेरा काम किया, मेरे पेशेंट्स ठीक है, मेरा हर चीज़ ठीक है और पिछले 40-42 सालों से ये हॉस्पिटल चल रहा है। तो आई मीन इसमें डॉक्टर्स आर नेवर टू बी ब्लेम्ड। डॉक्टर्स का तो काम तो लिखना ही है। ये कोई हम कोई मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, हमने तो लिखी है। आपको बता दें कि इस मामले में इसी तरह से पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। 1 साल पहले रायपुर में 10 करोड़ की आयुर्वेदिक दवा, मिलावटी दवा पकड़ी गई थी। मालवीय रोड में आयुर्वेद दुकान में भी कार्रवाई हुई थी।
नवंबर 2023 में नकली फेस क्रीम मामले पर कार्रवाई की गई थी। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी, रायपुर। तो ये हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि शरीर के बहुत सेंसिटिव अंगों में एक आंख होती है और आंख का मामला ऐसा है कि इसमें जरा सी अगर लापरवाही हो तो आदमी नेत्रहीन हो सकता है, उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है। और इसी छत्तीसगढ़ में आज से करीब करीब 13 साल पहले, साल 2011 याद कीजिए, जब एक आंख फोड़वा कांड हुआ था और उसमें करीब करीब 48 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी गलत दवाइयों और सरकारी लापरवाही की वजह से। और क्या वो पार्ट 2 होने जा रहा था, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा और खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ रायपुर से मेरे सहयोगी जुल्फिकार अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ साथ सीनियर आई सर्जन डॉक्टर शिल्पा सिंह जी हमें ज्वाइन कर रही हैं, और साथ ही पूर्व अध्यक्ष दवा विक्रेता संघ के विनय कृपलानी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं जुल्फिकार अपने सहयोगी के पास जाऊंगा। जुल्फिकार, मेरा आपसे पहला सवाल यही है, इस खबर को देखने के बाद सीधा मुझे 13 साल पहले 2011 की वो घटना याद आ गई जब सरकारी अस्पताल की लापरवाही की वजह से 48 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके बाद भी इस तरह की खबरें आती रही। तो ये तो सवाल बनता ही नहीं है कि कितना बड़ा या कितना नुकसानदायक ये हो सकता था मरीजों के लिए, लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद शासन ने क्या सीख ली, क्या सबक लिया? आसिफ, प्रशासन की सबक लेने की बात है तो प्रशासन ने सबक तो कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं आज से 11 साल पहले होती हैं, अखफोड़वा कांड होता है और एक 48 लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। उसके बाद भी अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में कई सारे ऐसे कांड हुए हैं, और छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो नकली दवाओं को लेकर कई बार रेड भी पड़ी हैं, लेकिन उसके बाद की क्या कार्रवाई हुई इसकी किसी को जानकारी नहीं है। इस बात की तो आसिफ जानकारी होती है कि लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई के बाद कितने लोग दोषी हुए, कितने लोग दोषी नहीं हुए, जब इसकी जानकारी होती नहीं और कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा है भी नहीं, तो कन्विक्शन रेट ना होने की वजह से इस तरीके के जो भी रेट पड़ती हैं उसके बाद लोगों में अवेयरनेस भी नहीं आती और मोटा माल कमाने का चक्कर ही होता है आसिफ, कि जितने भी इस धंधे से जुड़े हुए हैं, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, तो मेडिकल सरगना भी हैं, मेडिकल माफिया भी हैं जो पैसे कमाने के लिए इस स्तर पे जाते हैं। और जब कार्रवाइयाँ होती हैं, सुर्खियों में होती हैं, और उसके बाद एक बात निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं सेटिंग हो गई है और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो ऐसे पहले भी मामले हुए हैं, उनमें कोई भी कठोर कार्रवाई देखने को नहीं मिली, और आईपीसी की धाराओं में बहुत ज़्यादा जो प्रावधान नहीं है कि अगर इस तरीके की नकली दवाओं या लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए अगर मामले आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सजा देने के प्रावधान हो। ऐसे अभी बहुत ज़्यादा उदाहरण सेट नहीं हो, जब तक ऐसे उदाहरण सेट नहीं होंगे तो इस तरीके की घटनाओं में अंकुश जो है लगना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं इस पर जुल्फिकार आता हूं आपके पास, मैं जरा अपने बाकी मेहमानों के पास जाता हूं, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। इस वक्त विनय कृपलानी जी हमारे साथ दवा विक्रेता संघ से हैं। विनय जी, आपसे मेरा एक सवाल, देखिए ये जग जाहिर है कि जेनरिक को छोड़ दीजिए, बाकी दवाओं पे अच्छा खासा मोटा मार्जिन होता है, और यही वजह है कि खुले तौर पर और बहुत आराम से जो मेडिकल स्टोर संचालक हैं वो 10-10, 20-20% दवाइयों पर ऑफ दे देते हैं। तो जब इतना मोटा मार्जिन ब्रांडेड दवाओं पर ही मिल जाता है, अच्छी दवाओं पर मिल जाता है, तो क्या इसे केवल चंद पैसों की भूख कहें कि आम आदमी की सेहत के साथ यह सरासर खिलवाड़ है? विनय जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर, मैं आपको सुनना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जनता आपको सुनना चाहती है। विनय जी बोलिए। आसिफ जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से ये जानलेवा बातें हैं और हम किसी हर तरीके से इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और कड़ी कड़ी कार्रवाई की इसकी मांग करते हैं। हमने ड्रग विभाग से भी बात करी है, हमने उनसे कहा, धन्यवाद भी दिया है। ऐसे केसेस अगर वो उजागर करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सही कदम होगा, और इस पे कार्रवाई होती है तो उससे भी बड़ा कदम होगा। अभी तक जो देखने में आया है, जैसे हमने भी आपके चैनल पे भी सुना कि पूर्व में भी जो केसेस हुए हैं उस पर कार्रवाइयां, उपयुक्त कार्रवाइयां नहीं हुई हैं, तो शायद उसी का नतीजा आप मान सकते हैं। ये कहना जी भी उचित है कि जो मार्जिन की बात आप कह रहे हैं, वो मार्जिन जो ऑफिशियल
ऑथराइज डीलर्स के थ्रू मूवमेंट होती हैं दवाइयाँ, उनमें एक लिमिटेड मार्जिन होती है जो सरकार द्वारा ही तय किया जाता है। जो जेनरिक दवाइयाँ होती है वो अलग होती हैं, उनमें 50-60-70% का डिस्काउंट वो वाजिब है, वो उसमें होता है। लेकिन जो दवाइयाँ में बड़ी कंपनियों की होती हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन पे आती हैं, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं जनता को, उन दवाइयों पे सरकार द्वारा मार्जिन तय की जाती है, जो 16% से अधिक नहीं होती है क्राइटेरिया की। तो इसमें 20% 25% डिस्काउंट अगर कहीं दे रहा है तो निश्चित रूप से वहां पर जनता को सचेत हो जाना चाहिए और वहां से दवाइयां नहीं खरीदनी चाहिए जहां पे ज्यादा डिस्काउंट पे दवाइयां मिल रही हैं। ज्यादा डिस्काउंट के लालच में ही ये सब निकल कर आता है। और एक बात और कहना चाहूंगा इसमें, देखिए अस्पताल के अंदर आज हर अस्पताल के अंदर मेडिकल स्टोर्स है और वहां पर पेशेंट को मजबूर किया जाता है कि वहीं से अंदर दवा से आपको दवा खरीदना आवश्यक है। बहस करने पर बोला जाता है कि अगर आप बाहर से दवा लाएंगे तो नकली निकलेगी तो कौन जवाबदारी लेगा। अब यहाँ पर हो गया है उल्टा, अस्पताल के अंदर के मेडिकल स्टोर से नकली दवाइयां की गई है, तो अस्पताल की भी लाइबिलिटी बनती है। वो कौन सी दवाइयां खरीद रहे हैं, कहाँ से दवाइयां खरीद रहे हैं, उपयुक्त चैनल से अगर दवाइयां खरीदेंगे तो नकली को कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। एक नहीं, ये विनय जी आपने इस डिबेट में ये जो एक नया आयाम जोड़ा, नया एंगल जोड़ा, ये बहुत अहम है कि क्या अपने अस्पताल में एक छोटा सा केबिन किसी मेडिकल स्टोर संचालक को ठेके पे दे देना, किराए पे दे देना, देने भर से क्या जिम्मेदारी पूरी हो जाती है तब, जबकि आप पेशेंट को बाध्य कर देते हैं कि वो बाहर से दवाइयां ना खरीदे? क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप जरूर देखें कि आपका जो मेडिकल स्टोर चला रहा है या आपका ही अगर स्टाफ भी है, आप ही ने अगर खोला हुआ अस्पताल ने, तो वहां की असली दवाइयां आ रही है कि नहीं आ रही हैं? मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे यह पूछना चाहता हूं सर कि ये कितना घातक है किसी मरीज के लिए कि आप उसको नकली दवाइयां दें और ऊपर से फिर ये दलील भी दें कि अब तक तो हमारे पेशेंट्स ठीक हैं, उनको कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब इंतजार किया जा रहा था कि और मिलावट की जा सकती है क्या, और पैसा काटा जा सकता है क्या? देखिए आरिफ जी, दो चीजें हैं इसमें। सबसे पहली बात तो दवाइयों का नकली होना जी, किसी भी प्रकार के ब्रांडेड हो या जेनरिक हो, उनका नकली होना किसी आपराधिक कृत्य से कम नहीं है। ठीक बात। मैं समझता हूं कि ये जान के साथ खिलवाड़ है और इसमें जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा तय समय सीमा में मिलनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले इस प्रकार के जो स्वास्थ्य दुर्घटनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में रोकी जा सके। दूसरी बात ये कि अस्पताल में मेडिकल स्टोर होना मुझे लगता है कि गलत नहीं है। यदि सारे वैध सर्टिफिकेट लिए गए हों या वैधता पूरी की गई हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मरीज भी चाहता है कि पास में दवाई मिल जाए और यदि ये चीजें की गई होंगी तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं। लेकिन फिर भी ये कहना कि हमारे मरीज ठीक हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, ये तो आग लगने के बाद पानी लगाने की तैयारी है। मुझे लगता है कि इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए और डॉक्टर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके मरीज को सही दवा मिले, अच्छी दवा मिले। उसके डॉक्टर जो चाहता है कि उसका मरीज ठीक हो तो अच्छी दवा से ही ठीक हो सकता है। डॉक्टर के पर्चे से कोई मरीज ठीक नहीं होता, वो दवा से ही ठीक होता है। तो ये सुनिश्चित करना डॉक्टर का धर्म है कि वो अच्छी दवा मिले और सही दवा मिले और वो डॉक्टर सुनिश्चित करे कि अच्छे ब्रांड की दवाई मिले ताकि उसका मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य दुर्घटनाओं का केंद्र रहा है पिछले 10-12 साल में और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं कि छत्तीसगढ़ नकली दवाओं का एक बड़ा हब है। आसपास के राज्यों में छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, झारखंड या विदर्भ वाले इलाके में या फिर आंध्र प्रदेश वाले इलाके में यहाँ से नकली और एक्सपायरी दवाएं जाती हैं और छत्तीसगढ़ का दवा जो वो है विभाग है वो इसमें रोक लगाने में सफल रहा है और बहुत जाने गई है। मुझे लगता है कि ये समय पर कार्रवाई हुई है, इसलिए बड़ी दुर्घटना हमको नहीं देखने को मिली है, लेकिन फिर भी ये खतरे की घंटी है। मुझे लगता है कि सरकार के जिम्मेदार लोगों को सचेत होना चाहिए ताकि इस प्रकार का रैकेट जो है अभी तक इतने वर्षों में पनप रहा है वो कहीं ना कहीं प्रश्रय की निशानी है और जो नकली दवाइयां पकड़ी जाती हैं उसमें दोषी को सजा न होना ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं मिली भगत, कुछ मिली भगत है। ठीक है डॉक्टर राकेश, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त हमारे साथ पैनल में डॉक्टर शिल्पा सिंह भी हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सीनियर आई सर्जन हमारे साथ है। डॉक्टर शिल्पा, आपका स्वागत करता हूं और आपसे मेरा एक सवाल। देखिए, मैं अब तक मैम समझ ये नहीं पाया हूं कि डॉक्टर के पास व्यक्ति वही जाता है जो बीमार है, यानी कि उसका कोई ना कोई अंग ठीक से काम नहीं कर रहा, परेशान है,
और ऐसे में उससे बेहतर करने के लिए जो दवाई दी जाए, अगर वही नकली मिले तो एक तो कोढ़ ऊपर से कहते हैं ना खुजली, मतलब वो वाली कहावत हो जाएगी ये तो, कि वो पहली सेंसिटिव है, उससे आप और नकली दवाई दे दीजिए। देखिए, ये जो घटना घटी है बहुत दुखदायक है कि ऐसा कुछ बहुत मिलावटी दवाइयों का ऐसा बहुत बड़ा कांड हुआ है। लेकिन इसी बात से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके पास जो मरीज आता है उसके साथ कुछ बुरा हो। वो हमेशा मरीज का बेटरमेंट ही चाहता है। वो चाहता है कि मरीज स्वस्थ होकर जाए, चाहे वो सर्जरी के द्वारा हो या दवाइयों के द्वारा हो। तो मेरा ये मानना है कि शायद इसमें जरूरन सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, कोई बड़ा पीछे से जहां से दवाइयों का आ रहा है उनके पास जो उनके पास जहां से भी स्टोर से आ रहा है या डिपो से आ रहा है, मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्वमेंट है। मैं सिर्फ डॉक्टर को इसमें दोषी नहीं ठहरा सकती हूँ। हम अगर दवाई लिख देते हैं, अगर मानिए कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे अस्पताल से ही खरीदे पेशेंट कहीं बाहर से जाके खरीदे, हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि हमारे अस्पताल के अंदर जो फार्मेसी है उसी से लें। बट अब पेशेंट जहाँ कहाँ से जाके लेता है, अब वो शहर में कहीं पे भी जा सकता है। अब उनके जहाँ पे डिपो से या फार्मेसी से जहाँ पे ले रहा है, अब उसका हर डॉक्टर को जाके वो चेक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए ये ही हो सकता है कि पीछे से सरकार द्वारा निर्मित जितनी संस्थाएं हैं वो ये इंश्योर करें कि बाहर केमिस्ट और फार्मेसीज में ऐसी मिलावटी वाली दवाइयां ना आए। ठीक, मैं इस पे आ रहा हूं आपके पास। और जो नॉन जेनरिक दवाइयां हैं उनमें नकली दवाइयों की संभावना, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग एक्सपर्ट है बताएंगे, कि संभावना इसलिए कम हो जाती है जेनरिक में क्योंकि उनके रेट बड़े कम रहते हैं, तो उसकी नकली बना के विशेष कोई लाभ मुझे लगता है कि मिलने वाला है नहीं मिलावटखोरों को। हाँ, जो नॉन जेनरिक दवाइयां हैं उनकी जरूर कॉपी बना के उनको बेचा जा सकता है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है, आपके मन में भी यही उठ रहा होगा कि आप हद से हद दवाई का नाम चेक कर सकते हैं, उसका सॉल्ट चेक कर सकते हैं, उसकी डोज एमजी चेक कर सकते हैं या उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी यह कैसे चेक करेगा कि ये वाकई उसी ब्रांड की मैन्युफैक्चर दवाइयां हैं कि नहीं है? यही सवाल मैं विनय कृपलानी जी आपसे पूछ रहा हूं। हम आम आदमी कैसे ये चेक करे कि जो दवाई मैं स्टोर से लेके आया हूं, जिसकी मैंने पूरी कीमत चुकाई है, वो वाकई जेन्युइन है भी या फर्जी है? जी बिल्कुल, इसमें मैं खुले तौर पर कहना चाहूंगा, इसमें दवा विक्रेता का मेजर रोल होता है। दवा वो कहाँ से मंगाता है, सारी दरमदर उसी के ऊपर है, चाहे वो अस्पताल के अंदर का केमिस्ट हो, चाहे रोड साइड का केमिस्ट हो, कहीं का भी केमिस्ट हो। अगर दवा को ऑथराइज चैनल के थ्रू खरीदता है तो इसमें नकली होने की चांसेस ना के बराबर होती हैं। देखिए, हर कंपनी जब दवा मैन्युफैक्चर करती है तो डाउन द लाइन वो अपना नेटवर्क बनाती है, अपने डिपोज बनाती है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाती है, अपने स्टॉकिस्ट बनाती है, फिर रिटेलर को माल जाता है। अगर वो दवाइयां उस प्रॉपर चैनल के थ्रू खरीदी की जाती हैं तो इसमें दवाई के नकली होने की चांसेस जीरो हो जाते हैं। और यहीं पर एक पैरेलल मार्केट और चलता है जिस पर शासन को लगाम लगानी चाहिए कि जो अलग से मार्केट एक चल रहा है कि अनऑथोराइज सेल्स होती हैं, जो अब मुझे संज्ञान में आया है, शायद और कंफर्म करना चाहूंगा कि जो दवा अभी पकड़ में आई है वो जिनसे खरीदा करते थे वो भी शायद उस कंपनी के ऑफिशियल ऑथोराइज स्टॉकिस्ट नहीं है। तो उसी में ऐसे ही मामले निकल के आते हैं। अगर ऑथोराइज स्टॉकिस्ट से दवा खरीदी जाएंगी तो ऐसे मामले नहीं आएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे सारे दवा विक्रेताओं से भी अपील करना चाहूंगा, अपने सारे अस्पतालों से भी अपील करना चाहूंगा कि जो भी दवा वो अपने मेडिकल स्टोर में अवेलेबल कराते हैं कस्टमर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, वो ये तय रखें कि अपने ऑथोराइज स्टॉकिस्ट से, शहर के जो भी ऑथोराइज डीलर से, वहीं से खरीदें, ना कि थोड़े अधिक डिस्काउंट के लालच में इधर उधर से मंगाएं। कई संज्ञान में मामले ऐसे भी आए हैं कि दिल्ली से डायरेक्ट दवाइयां मंगाते हैं, बनारस से डायरेक्ट दवाइयां मंगाते हैं और उसी में नकली निकलने की चांसेस बनती हैं। नहीं, ये तो आपने एक अच्छी चीज बताई कि चंद पैसों के लालच में जनता को भी जरा डिस्काउंट वाली दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, उसमें चांसेस हैं कि वो दवाइयां नकली हो। मैं तो आपसे ये भी पूछ रहा हूं कि क्या मेरे जैसे एक लेमन, आपकी भाषा में लेमन कहा जाता है हम लोगों को जो नहीं जानते, क्या मेरे जैसे लेमन ये जान सकता है कि ये दवा नकली है कि असली है? कोई तरीका है ऐसा? आज आप बताएंगे दर्शकों को हमारे। नहीं, मैं लेमन की बात करूं, मैं खुद नहीं पहचान पाऊंगा। हम इतने सालों से दवा बेच रहे हैं, लेकिन हम भी ऐसे नेकेड आई से नहीं बोल सकेंगे कि असली है कि नकली है। हम डिपेंड करते हैं हम जहां से खरीद रहे हैं वो ऑथोराइज सोर्स होना चाहिए। यही एक मुख्य उसका बचाव हो सकता है।
ठीक। तो डॉक्टर राकेश गुप्ता, आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे किसी सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है आज के इस तकनीकी युग में, जहां क्यूआर कोड्स होते हैं, जहां होलोग्राम्स होते हैं, जिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं। 20 के नोट को भी हम देखेंगे तो उसमें भी 5-6 तरह की चीजें हैं कि नोट नकली है कि असली है। 100, 150, 500 रुपए की दवा लेते हुए ऐसा कोई डेवलप क्यों नहीं किया था कोई चीज? देखिए, दवा का पूरा नियंत्रण जो है केंद्रीय पेट्रोकेमिकल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी दवाओं के ऊपर क्यूआर कोड लगे, ताकि उसकी पूरी जानकारी, उसका बैच नंबर हो। इसके अलावा पूरे देश में ऐसा सिस्टम है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि हर बैच का जो परीक्षण हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें हो। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि विदेशों में भी जो दवाइयां जा रही हैं उसमें बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां जा रही हैं, लोग मर रहे हैं। अभी पीछे कफ सिरप का आया था कि दक्षिण अफ्रीकी देश में 80 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो मुझे लगता है कि जो दवा माफिया है वो ओवर टाइम काम कर रहा है हिंदुस्तान में, और इस प्रकार की नकली दवाइयां पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित है, क्योंकि हिंदुस्तान का दवा बाजार बहुत बड़ा है। करोड़ों लोग अरबों रुपए की दवाइयां लगातार खाते हैं। बीच में कुछ ऐसा भी आया कि जेनरिक दवाई अच्छी होती है, ब्रांडेड दवाई अच्छी होती, सभी दवाइयां अच्छी होती हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रतिशत जो नकली दवाओं का रहता है वो पूरे दवा बाजार को और पूरे डॉक्टर समुदाय को बदनाम करता है। ठीक बात है। मैं आ रहा हूं आपके पास सर, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है। डॉक्टर शिल्पा, आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर शिल्पा मैम, आईटोन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये तो बड़ी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली आई ड्रॉप्स हैं जो अमूमन मरीजों को डॉक्टर्स लिखते हैं। कई बार मरीज खुद भी छोटी मोटी आंख लाल हो गए तो ले लेते हैं, कंजक्टिवाइटिस हुआ तो। क्या करे एक मरीज जब उसे आंख में कोई परेशानी होने लगे इन नकली दवाओं की वजह से या किसी और की वजह से? सबसे पहले वो क्या करे? आपके पास तो आएगा ही, लेकिन वो क्या करे? देखिए, सबसे पहले यही होगा कि अगर जैसा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। यूजुअली ऐसा अगर इनिशियली अगर माइल्ड साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो यूजुअली कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की तरह प्रेजेंट कर सकता है। तो ये है कि वो दवाई को स्टॉप कर दें, बिल्कुल उसको दोबारा यूज नहीं करना है, उस दवाई को हटा दें। थोड़ा सा साफ पीने वाले जैसा पानी होता है उससे आईज को वॉश कर लें। अगर आंख में चुभन वगैरह हो रही है, आंखें सूज रही हैं, तो थोड़ा सा ठंडी सिकाई कर लें। बट एट द अर्लीस्ट जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है किसी भी आप डॉक्टर को दिखाएं और खुद सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन ना करें। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन और बाकी एंटीबायोटिक्स भी खुद से अपने आप को नहीं प्रिस्क्राइब करके डालें। ये बहुत ही एक्चुअली गलत बात होती है हमारे इंडिया कंट्री में कि मरीज जाता है केमिस्ट के पास, वो बोलता है आंख लाल हो रही है, तो केमिस्ट अपने आप से ही कोई दवाई उठा के दे देता है। वो हो सकता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो, वो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो, वो आगे और चीजों का भी खराबी पैदा कर सकता है। आपने अच्छी बात बताई कि अपने डॉक्टर खुद ना बने, वो भी आंख जैसे मामले पर। बाकी मैं आप तीनों से यही कहूंगा कि आप तीनों की बात सुन के आज आंखें खोल दी आपने, हमारी आंखों का ही मसला था। तो बहुत धन्यवाद है आपका डॉक्टर गुप्ता, विनय जी, इसके साथ साथ डॉक्टर शिल्पा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोशिश हम यही करेंगे कि आपकी बातों का ध्यान रखें, और सरकार और प्रशासन से उम्मीद है कि ऐसे जो ये पैरेलल जो ये वे चला आ रहा है ना, ये नकली दवाओं को साथ बेचने का, मार्जिन ज्यादा कमाने का, तिजोरियां भरने का, चांदी काटने का, उस पर जरा कार्रवाई की जाए।